गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए बेटे, कल हमने अरिथमेटिक मीन कंप्लीट कर लिया था, अपना लेसन चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट कर लिया था बेटे, ठीक है। और जो हमारा टास्क था मई तक कंप्लीट करने का, वो टास्क वो सिलेबस हमने पूरा कर दिया बेटे। तो अब हमें बेसिकली रिवीजन स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम लेसन नंबर 1। तो आज से हम बेटे रिवीजन करेंगे। अब जून में जितनी भी क्लास लगेंगी 7-8 दिन की, उसमें हम केवल अपना रिवीजन ही करेंगे बेटे, ठीक है। शायद बेटे 15 जून तक आपकी क्लास लगे, मे भी 15 जून तक। 15 जून के बाद आपकी छुट्टियां पड़ेंगी बेटे। तो 15 जून तक हम फिर इसका केवल रिवीजन ही करेंगे। अब देखिए, तो आज हम चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं फिर से, ठीक है। अपने रिवीजन के लिए चैप्टर 1 था हमारा इकोनॉमिक्स का। ये आपकी बुक 1 है स्टैटिस्टिक्स। तो इसमें चैप्टर 1 था कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो यहाँ हम कुछ इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स के कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो बेटे देखिए, शुरू में हमें दे रखा है व्हाट इज मीन्ड बाय इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या होता है, अर्थशास्त्र क्या होता है बेटे, ठीक है। तो आपको बता रखा है, जो आप 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स जानने से पहले आपको कुछ ये चीजें समझना जरूरी होगा। सीधा इकोनॉमिक्स पे जाने से पहले आपको कुछ डेफिनेशंस बताई हुई है, आपको ध्यान होता है हमने स्टार्ट डेफिनेशन से ही किया था पहली क्लास के अंदर। देखिए, एवरी इंडिविजुअल रैंकिंग फ्रॉम ए चाइल्ड टू एन ओल्ड मैन। कितने ही इंडिविजुअल की हम बात कर ले, चाहे वो चाइल्ड हो या ओल्ड मैन हो, दे आर एंगेज इन सम इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं बच्चे, ठीक है। आपको बताया गया होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है बेटे। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से, प्रॉफिट कमाने के ऑब्जेक्टिव से की जाती है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता बेटे। तो चाहे छोटा बच्चा हो या बड़े लोग हो बेटे, ठीक है, किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, जो कि बेटे आपकी कौन सी एक्टिविटी कहलाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। कंजप्शन इज एन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। कंजप्शन जो होते हैं वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है बेटे। कंजप्शन का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करना। जो गुड्स हम कंज्यूम करते हैं, जो आप खाना खाते हो बेटे, बर्गर खाते हो, पिज्जा वगैरह खाते हो, दिस ऑल आर गुड्स, ठीक है। सर्विसेज भी कंज्यूम की जाती है, जैसे बैंकिंग सर्विसेज का हम फायदा उठाते हैं, इंश्योरेंस सर्विसेज का हम फायदा उठाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का हम फायदा उठाते हैं। भाई हमें यहाँ रेवाड़ी से दिल्ली जाना है, तो हम किसके जरिए जाएंगे, बस के जरिए जा सकते हैं, या ट्रेन के जरिए जा सकते हैं, या खुद के व्हीकल के जरिए जा सकते हैं। ये सारी सर्विसेज होते हैं, ठीक है। तो हम गुड्स एंड सर्विसेज का क्या करते हैं, कंजप्शन करते हैं। और कंजप्शन एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। वी ऑल आर कंज्यूमर। देखिए, हम सभी कंज्यूमर होते हैं, हम सभी प्रोड्यूसर्स तो नहीं हो सकते बेटे, क्योंकि हम किसी ना किसी गुड्स का मैन्युफैक्चर तो नहीं कर सकते सारे के सारे। बट सारे के सारे लोग जो हैं इस धरती के ऊपर, वो सभी कंज्यूमर माने जाते हैं। दे कंज्यूमिंग डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर वांट्स। हम किसी ना किसी गुड्स का बेटे कंजप्शन करते हैं अपनी वांट्स को पूरा करने के लिए। तो अब क्वेश्चन आ रहा है, हु इज अ कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होते हैं, तो कंज्यूमर एक ऐसा पर्सन होता है हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विस। तो आपको कंज्यूमर पता लग गया होगा, कंज्यूमर मींस अ पर्सन, ठीक है। ये एक पर्सन होता है हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है। अब आता है कंजप्शन क्या होती है भाई। कंज्यूमर तो आपको पता लग गया भाई, कंज्यूमर तो वो पर्सन है जिसने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रयोग किया है। या कंजप्शन क्या है, कंजप्शन क्या होता है। देखिए, कंजप्शन इज प्रोसेस होते हैं। कंजप्शन एक प्रक्रिया होती है, ठीक है, ऑफ यूजिंग अप द यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यूटिलिटी का मतलब उपयोगिता, ठीक है। तो गुड्स एंड सर्विसेज की जो उपयोगिताएं होती है, जो यूटिलिटी होती है, उसे यूज करना ही कंजप्शन कहलाता है, ठीक है। तो कंजप्शन क्या हो गया, यूजिंग द यूटिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज की यूटिलिटी, यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन पावर। सेटिस्फैक्शन पावर है, तो हर गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर सेटिस्फैक्शन पावर होती है। उनकी सेटिस्फैक्शन पावर का यूज करना या फिर उनकी यूटिलिटी का यूज करना ही आपके लिए क्या कहलाता है, कंजप्शन कहलाता है। यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड मींस द पावर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट। तो यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फैक्शन पावर। यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन पावर। तो जिन गुड्स की यूटिलिटी होती है, वो कंज्यूमर्स की बेटे, ठीक है, सेटिस्फैक्शन को पूरा करती है, उनको संतुष्टि देते बेटे। तो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करके हम सेटिस्फाई महसूस करते हैं।
उस सेटिस्फेक्शन को ही हम यूटिलिटी कहते हैं, और उस यूटिलिटी को यूज करना ही कंजप्शन कहलाता है। आगे हु इज द प्रोड्यूसर, तो प्रोड्यूसर तो आपको पता ही है, प्रोड्यूसर एक ऐसा पर्सन होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। So a producer is one who produce goods and services for the generation of income or generation of profit बेटे। तो प्रोड्यूसर एक ऐसा पर्सन होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है फॉर द प्रॉफिट के लिए, या फिर इनकम के जनरेशन के लिए, आय कमाने के लिए। व्हाट इज प्रोडक्शन? अब प्रोडक्शन आपके लिए पूछा गया, उत्पादन क्या होता है भाई? तो प्रोडक्शन एक प्रोसेस होती है बेटे, ठीक है, प्रोडक्शन एक प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है जिसके अंदर बेटे रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल जो होता है, ठीक है, उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है बेटे, ठीक है। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रोडक्शन कहते हैं बेटे, ठीक है। तो रॉ मटेरियल को हम फिनिश, रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल, फिनिश गुड्स यानी कि तैयार माल। जैसे लकड़ियों का यूज करके चेयर या टेबल बनाई जाती है, तो लकड़ियां, वुड, टिम्बर हमारे लिए रॉ मटेरियल हो जाती है, और जो चेयर और टेबल बनकर आए बेटे वो हमारे लिए फिनिश गुड्स हो जाते हैं, ठीक है। तो जब इस रॉ मटेरियल पर एक पर्टिकुलर प्रोसेस, प्रक्रिया से गुजारा जाता है बेटे, तब वो फिनिश गुड्स निकल कर आता है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्रोडक्शन कहते हैं, उत्पादन कहते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें बेटे, ठीक है, रॉ मटेरियल को, यानी जो प्रकृति ने हमें गुड्स प्रोवाइड कराए हैं, रॉ मटेरियल कच्चा माल, उन्हें तैयार माल में यानी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है बेटे। सो प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। थिंग्स बिकम यूजफुल एज दे एक्वायर यूटिलिटी वैल्यू इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन बेटे। तो प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान जो थिंग्स होती हैं, जो रॉ मटेरियल हो जाते हैं, उसके अंदर यूटिलिटी डाली जाती है, यूटिलिटी डराइव की जाती है। और यूटिलिटी तो आपको अभी बताया, यूटिलिटी क्या होती है? तो वांट सैटिस्फैक्शन पावर ऑफ ए कमोडिटी, ठीक है, वांट सैटिस्फैक्शन पावर ऑफ ए गुड्स। गुड्स की जो सैटिस्फैक्शन पावर होती है उसे हम यूटिलिटी कहते हैं। प्रोडक्शन के दौरान गुड्स की यूटिलिटी क्रिएट की जाती है ताकि उन्हें कंज्यूम किया जा सके। आगे व्हाट इज सेविंग बेटे? सेविंग पूछा है, देखिए इनकम के दो ही पार्ट होते हैं। इकोनॉमिक्स में इनकम को वाई के द्वारा दर्शाया जाता है बेटे, ध्यान रखिएगा। इनकम के दो ही पार्ट होते हैं, या तो वो सेविंग होती है या फिर उसका कंजप्शन होता है। कंजप्शन मतलब हम गुड्स एंड सर्विसेज की यूटिलिटी एक्वायर्ड करते हैं, और सेविंग मतलब इनकम का वो पार्ट, इनकम का वो हिस्सा दैट इज नॉट कंज्यूम्ड इज कॉल्ड सेविंग बेटे, ठीक है। तो इनकम का वो हिस्सा, इनकम का वो पार्ट जिसे कंज्यूम नहीं किया गया, सेव किया गया, उसे ही हम सेविंग कहते हैं, ठीक है। So it is that part of income which is not consumed, ठीक है। आगे what is investment? वेरी इंपॉर्टेंट टर्म बेटे, इन्वेस्टमेंट क्या होती है? एक देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट का होना बड़ा जरूरी होता है बेटे। इन्वेस्टमेंट यानी कि पैसे इन्वेस्ट करना, ठीक है, नई बिजनेस खोलना, नई कंपनी खोलना, नई फैक्ट्री खोलना, ठीक है बेटे। So investment is an expenditure by the producer on purchase of such assets which help him to generate the income. तो इन्वेस्टमेंट का मतलब बेटे, सबसे पहले तो बारी आते हैं इन्वेस्टमेंट करता कौन है? तो इन्वेस्टमेंट हमेशा एक प्रोड्यूसर करता है। प्रोड्यूसर इज द पर्सन हु प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। तो इन्वेस्टर हमेशा एक प्रोड्यूसर करता है। तो प्रोड्यूसर का एक ऐसा एक्सपेंडिचर, एक ऐसा एक्सपेंडिचर बेटे जो फिक्स्ड असेट्स को खरीदने के लिए किया जाता है, फिक्स्ड असेट्स को खरीदने के लिए किया जाता है, उसे ही हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। असेट तो आपको पता है ये दो तरह की होती है, करंट और फिक्स बेटे। और फिक्स्ड असेट्स के अंदर आती है प्लांट एंड मशीनरी। तो जब एक प्रोड्यूसर प्लांट एंड मशीनरी परचेस करता है, तो वो एक्सपेंडिचर, वो खर्चा उसकी असेट्स कहलाते हैं। कल मैंने बताया भी था बेटे, ठीक है, कल मैंने बताया भी था अकाउंटेंसी क्लास के दौरान, ठीक है, कि खर्चे अलग अलग टाइप के थे बेटे, ठीक है ना। तो जो खर्चे आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्रोवाइड करा के देते हैं वो आपका फिक्स्ड एक्सपेंडिचर होता है, फिक्स्ड असेट्स होती है। जो खर्चे आपको शॉर्ट टर्म, ठीक है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट देते बेटे, वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो कल मैंने आपको बताया भी था जो बच्चे क्लास के अंदर थे। तो इन्वेस्टमेंट हमने आपको बता दिया बेटे, इन्वेस्टमेंट हमेशा प्रोड्यूसर करता है ऑन द परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स बेटे। आगे आप आ चुका है व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब मेन चीजें आपकी स्टार्ट हो चुकी है, ये सब चीजें डालने के बाद, ये सब चीजें पढ़ने के बाद कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हमेशा उस एक्टिविटी को कहते हैं जो प्रॉफिट या इनकम जनरेट करने के लिए की जाती है बेटे। ऐसी क्रियाएं, ऐसी एक्टिविटीज जो प्रॉफिट या इनकम जनरेट करने के लिए की जाती है, उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमेशा जो स्कैर्स रिसोर्स होते हैं बेटे, स्कैर्स रिसोर्स यानी रिसोर्सेज की कमी, रिसोर्सेज की दुर्लभता बेटे। तो सबको पता है रिसोर्स हमारे पास
अनलिमिटेड नहीं होते, लिमिटेड होते हैं, बहुत कम होते हैं बेटे। और उन कम रिसोर्स में हमें ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है कि हमारी बेटे, ठीक है, वांट्स भी पूरी हो जाए और नीड्स भी पूरी हो जाए। नीड्स मतलब आवश्यकता, पेट भरना हमारी आवश्यकता है। उस पेट को कैसे भरा जाए, ठीक है, चावल खा के भरा जाए, रोटियां खा के भरा जाए, बर्गर खा के भरा जाए, पिज्जा खा के भरा जाए, मोमोज खा के भरा जाए बेटे, ये हमारी, ठीक है, वांट्स होती है। तो नीड सबकी होती है, भूख सबको लगती है, लेकिन उस भूख को पूरा करने की जो, ठीक है, मीन्स होते हैं, साधन होते हैं, यानी वांट्स होते हैं, वो अलग अलग होते हैं बेटे। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बेटे एक ऐसी एक्टिविटी होते हैं विच इज रिलेटेड टू द यूज ऑफ स्कैर्स मीन। स्कैर्स का मतलब होता है कमी या दुर्लभता, तो रिसोर्स हमेशा कम होते हैं, दुर्लभ होते हैं बेटे। और इन दुर्लभ रिसोर्स का हमें इस तरह से यूज करना होता है कि हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो मैक्सिमाइज हो जाए। मीन्स आर ऑलवेज स्केर्स, मीन्स का मतलब साधन से होता है या रिसोर्स से होता है अगेन, और रिसोर्स हमारे पास हमेशा स्कैर्स होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। इमेजिन योरसेल्फ एज अ रिचेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ, मान लीजिए आप रिचेस्ट पर्सन हो अर्थ के ऊपर, स्टिल यू कांट हैविंग एवरीथिंग दैट यू विश टू हैव, फिर भी आपके पास जो आपकी विश होगी, इच्छा होगी, वो सब चीजें नहीं आ पाएगी बेटे। इट इंप्लाई दैट द स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्स इन रिलेशन टू आवर वांट, इसका मतलब हमारी वांट्स की तुलना में, ठीक है, हमारी वांट की तुलना में जो रिसोर्स होते हैं वो काफी कम होते हैं बेटे। 15 बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं बेटे, तो आप लोग अकाउंट्स की क्लास क्यों नहीं ले रहे हो बेटे? अकाउंट्स की क्लास में 2 या 3 बच्चे मुझे देखने को मिलते हैं, सारे के सारे बच्चे, जो 15 बच्चे मुझे दिखाई दे रहे हैं, आज सारे के सारे बच्चे अकाउंट्स की क्लास में मौजूद होने चाहिए बेटे, वरना मैं आपका नाम भेजने वाला हूँ फिर उस ग्रुप के अंदर जहाँ प्रिंसिपल मैडम भी है, ठीक है। आप सारे के सारे बच्चे अकाउंट्स की क्लास लोगे आज 10:15 पे, जिन्होंने अभी तक बेटे, ठीक है, आईडी डालकर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया अकाउंट्स के लिए, वो करवा लीजिएगा, और मेरे पास रिक्वेस्ट आएगी, मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगा। सारे के सारे क्लास ले, मैं नाम बोलता हूँ एक बार, यशिका है, काजल है, मनीषा है, तनु है, पलक है, अंकुश, हिमांशु, दुष्यंत, आशीष जहांगीर, भूपेंद्र, विपिन, यश कौशिक। यश कौशिक सुन रहे हो ना? अकाउंट्स की क्लास लेनी है आज आपको 10:15 पे। वंशिका, मुक्ति, साहिल, तो बेटे सब बच्चों को 10:15 पे अकाउंट की क्लास लेनी है, ये एब्सेंट ना दिखाई दे मुझे बेटे। एक बात और मुझे कंफर्म बतानी है आपको बेटे, 15 जून से पहले प्लीज फीस भर दीजिएगा, अदरवाइज आपको जो डिस्काउंट मिलने वाला है वो खत्म हो जाएगा, फिर स्कूल आपको डिस्काउंट नहीं देगा, क्योंकि जुलाई में स्कूल खुल जाएंगे डेफिनेटली। 1 जुलाई से पूरे 99% चांस है स्कूल खुलने के, और स्कूल खुलने के बाद फीस दी तो फिर वो पूरी फीस मांगेंगे आपसे, अप्रैल और मई की भी। इसलिए अभी 15 जून से पहले अपनी फीस जमा कराई है, और केवल आधी फीस आपकी लग रही है, ठीक है। 2000 आपके अप्रैल के है, 2000 मई के बचे, 4000 फीस है, 15 जून से पहले जमा करा दे, अदरवाइज 15 जून के बाद पूरी फीस आपसे वसूली जाएगी, फिर देख लीजिए, फिर डाउट क्रिएट होंगे तो फिर सही नहीं रहेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप 15 जून से पहले अपनी फीस जमा करा दे बेटे, ठीक है, अदरवाइज फिर मुकेश सर पूरी फीस मांगेंगे उसके बाद, तो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। आगे देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी हमने कर ली बेटे। इकोनॉमिक एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी होती है बेटे जिसमें जो स्कैर्स रिसोर्स होते हैं ना, जो दुर्लभ रिसोर्स होते हैं, जो रिसोर्स की कमी होती है बेटे, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाता है ताकि हमारा सेटिस्फेक्शन पावर मैक्सिमाइज हो सके। आगे बता रखा है, स्कैरसिटी इज द अंडरकरंट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड देयरफॉर इकोनॉमिक्स। साफ साफ बताया बेटे कि क्योंकि रिसोर्स की कमी होती है, और रिसोर्स की कमी के कारण ही ये इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है वो हमें पढ़ना पड़ता है बेटे। इकोनॉमिक्स आपको सिखाता है कि स्कैर्स रिसोर्स के अंदर, दुर्लभ रिसोर्स के अंदर, कम रिसोर्स के अंदर हम अपने आप को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं बेटे, ये इकोनॉमिक्स आपको बताता है। जब माइक्रो इकोनॉमिक्स हम पढ़ेंगे बेटे, ये बुक 1 है स्टैटिस्टिक्स की, ये जब खत्म हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी, इसके बाद हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है। उस माइक्रो इकोनॉमिक्स में सारे लेसन बेटे कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर ही आएंगे, कि कैसे लिमिटेड रिसोर्स के अंदर जो कंज्यूमर है वो अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को मैक्सिमाइज करता है। इसीलिए इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है वो अराइज हुआ है, क्योंकि रिसोर्स बेटे स्कैर्स होते हैं, उस स्कैर्स रिसोर्स के अंदर, कम रिसोर्स के अंदर हमें अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को मैक्सिमाइज करना पड़ता है। देयरफॉर इकोनॉमिक्स इज कम एज अ सब्जेक्ट मैटर। तो देखिए, रिसोर्स आर ऑलवेज स्कैर्स इन रिलेशन टू आवर वांट्स, तो हमारी वांट्स की तुलना में, ठीक है, वांट्स तो हमारी बहुत कुछ है, हमें तो बेटे सब चीज चाहिए भाई, हम तो बहुत रिचेस्ट पर्सन बनना चाहते हैं, बट ऐसा है नहीं।
तो वांट्स तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वांट्स के मुकाबले जो रिसोर्स है, साधन है, वो बहुत कम है बेटे। ठीक है, मनी जो है आपकी मनी इनकम वो भी रिसोर्स होती है, तो मनी सबके पास लिमिटेड होते हैं बेटे। देखिए अनलिमिटेड मनी होती तो आप अभी जाके पूरी फीस भराते आदि की बजाय भी। तो रिसोर्स हमेशा कम होते बेटे, और उन कम रिसोर्स के अंदर हमें अपनी वांट्स को पूरा करना होता है, वांट्स को मैक्सिमाइज करना होता है। आल्सो रिसोर्स हैज अल्टरनेटिव यूज। रिसोर्स के बेटे अल्टरनेटिव यूज है। आज के समय मनी देखिए, रुपए, रुपए से आप कोई भी चीज खरीद सकते हो, आप अपनी फीस भर सकते हो, आप अपने स्कूल की बुक्स लेकर आ सकते हो। ठीक है, या फिर अगर आपके पास पैसे नहीं है तो गवर्नमेंट स्कूल में फ्री में पढ़िए और उन पैसों से अपना घर चला सकते हैं। तो रिसोर्स के तो बहुत सारा यूज होता है। A 10 rupee note in your pocket may be spent on a cup of tea or cold drink। 10 रुपए आपकी पॉकेट में, आप चाय भी पी सकते हो, कोल्ड ड्रिंक भी पी सकते हो बेटे। Likewise, a worker may render his service in factory A rather than factory B or C। इसी तरह वर्कर होते हैं वो भी बेटे अलग अलग जगह पर काम करते हैं जहां उन्हें सेटिस्फेक्शन मिलता है, बिकॉज रिसोर्स आर स्कैर्स, क्योंकि रिसोर्स की कमी होती है, दुर्लभ होते हैं, एंड हैव अल्टरनेटिव यूज। लेकिन उनका यूज अल्टरनेटिव हो सकता है, अलग अलग हो सकता है बेटे। पैसे का यूज देखिए बहुत सारा हो सकता है, आपके पास कुछ पैसे पड़े हुए 5,000 10,000, उसके अल्टरनेटिव यूजेस है बेटे, बहुत सारे यूजेस है। ठीक है, तो इसी के कारण हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइज होती है। देखिए व्हाट इज मीन्ड बाय इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, क्या होता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब? द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब हमारे पास चॉइस की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हमारे पास है 5,000 रुपीज है। उन 5,000 रुपीज के अल्टरनेटिव यूज हमारे पास हो सकते हैं, अलग अलग यूज हमारे पास हो सकते हैं। पहला हो सकता है हम ग्रोसरी प्रोडक्ट खरीद के लाएं भाई। ठीक है, ग्रोसरी प्रोडक्ट, राशन का सामान खरीद के लाएं। फिर भाई मेरे बच्चे ने विश कर दी मान लीजिए बाइसिकल खरीदने की, तो मैं उसे बाइसिकल भी खरीद सकता हूँ भाई। ठीक है भाई, 5,000 की मुझे भाई अपनी इंश्योरेंस की किस्त भरनी है, तो मैं इंश्योरेंस भी इसके लिए जमा करा सकता हूँ भाई। ठीक है, या फिर इन 5,000 रुपए को कहते हैं मैं बैंक में सेव भी कर सकता हूँ। तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं बेटे, तो इनमें से जिस काम से आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है वो हम काम करें। क्योंकि देखिए ग्रोसरी प्रोडक्ट यानी कि घर का राशन सबसे जरूरी होता है, राशन नहीं आएगा तो बेटे भूखे रह जाएंगे। तो इसका मोस्ट इंपोर्टेंट यूज ये है। तो अगर आपके पास केवल 5,000 रुपए है तो आप उसका मोस्ट, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट यूज करोगे, जिससे आपका सेटिस्फेक्शन लेवल मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो यही ये बता रहे हैं भाई कि हमारे पास रिसोर्स बहुत स्कैर्स होते हैं, लेकिन उनके यूज अल्टरनेटिव होते हैं, हम अलग अलग तरह से उनका यूज कर सकते हैं बेटे। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस से होता है कि भाई चॉइस कैसे की जाए। ठीक है, so it is a problem of choice arising on account of the fact that the resource are scarce and they have alternative use बेटे। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस से होता है। आगे अब फिर से आ रहा है बेटे कंजप्शन। तो कंजप्शन तो आपको पता ही है क्या होता है। कंजप्शन मतलब गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करना होता है और उनसे जो यूटिलिटी मिलती है बेटे, जो सेटिस्फेक्शन पावर मिलती है, उनका यूज करना होता है बेटे। अलग अलग तरह की गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं बेटे, उन्हें जो ह्यूमन बींग्स है वो कंज्यूम करते हैं ताकि उनकी बेटे सेटिस्फेक्शन पावर जो है वो सेटिस्फाई हो सके बेटे, वो सेटिस्फाई महसूस करे। ठीक है, जो एक ह्यूमन रिसोर्स है वो अपने रिसोर्स को इस तरह से एलोकेट करता है। एलोकेट का मतलब बांटना। तो अपने रिसोर्स को इस तरह से एलोकेट करता है कि उसका जो सेटिस्फेक्शन पावर है वो मैक्सिमाइज हो जाए बेटे। कंजप्शन। इसके बाद प्रोडक्शन आता है भाई। प्रोडक्शन क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है इनटू फिनिश्ड गुड्स। क्योंकि फिनिश गुड्स की यूटिलिटी होती है, उसका बहुत बड़ा प्रयोग होता है कंज्यूमर के लिए, तो इसीलिए उन्हें फिनिश गुड्स में ट्रांसफर किया जाता है बेटे। ठीक है, प्रोडक्शन। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि बंटवारा। ठीक है, जो इनकम जनरेट होती है प्रोडक्शन के जरिए, उसका बंटवारा कैसे किया जाए। ठीक है, तो इसके बाद आता है एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स वी आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ द इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दोज हु हैव वर्क एज अ एजेंट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो देखिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़े जाते हैं सबसे पहले। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, फैक्टर प्रोडक्शन है जिसके द्वारा प्रोडक्शन किया गया है बेटे। तो प्रोडक्शन करने के लिए चार फैक्टर बहुत जरूरी होते हैं। लैंड, भाई लैंड एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट है। लेबर, लेबर बहुत जरूरी। कैपिटल बेटे, पूंजी चाहिए हमें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप ये का मतलब है बिजनेस। ठीक है, बिजनेस के प्रेजेंट का होना बड़ा जरूरी है। अब इनकम कैसे बढ़ती है? देखिए लैंड के बदले हम पे कर देते हैं रेंट। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बता रहा हूं बेटे। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होना। इनकम कैसे बांटी जाती है? तो जिन लोगों से आपने लैंड खरीदी है उन्हें रेंट पे कर दिया जाता है। लेबर बेटे, जिन लोगों को आपने वर्कर के रूप में हायर कर रखा है, लेबर के रूप में हायर कर रखा है,
उन्हें वेजेस पे कर दी जाती है। वेजेस मतलब होता है मजदूरी बेटे, ठीक है। कैपिटल, जिन लोगों से आपने पैसा लिया, मान लीजिए बैंक से ही आपने पैसा लिया है तो बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो बेटे कैपिटल के बदले इंटरेस्ट जाता है। और अगर आपने एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट किया है तो फिर आपको प्रॉफिट मिलता है। इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनकम का बंटवारा। तो जब एक प्रोड्यूसर होता है तो उन्हें इन 4 चीजों की आवश्यकता पड़ती है बेटे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। इन्हें वो अरेंज कर सकता है, उसके खुद के पास भी हो सकते हैं, वो बाहर से भी अरेंज कर सकता है। बाहर से अरेंज किया है तो उन्हें ये चीजें उन्हें पे करनी ही पड़ती है। लैंड के बदले रेंट बेटे, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले प्रॉफिट बेटे, ठीक है। इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन खत्म, स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन अब स्टार्ट हो रहा है। व्हाट इज मीन बाय स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स क्या होते हैं बेटे? तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब आपको पता ही है, स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा फिनोमिना होता है जो केवल क्वांटिटेटिव डाटा के साथ डील करता है। स्टैटिस्टिक्स में क्वालिटेटिव गुणात्मक डाटाओं का कोई महत्व नहीं होता, केवल क्वांटिटेटिव या मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन, मैथमेटिकल डाटा का महत्व होता है। तो व्हाट इज मीन बाय स्टैटिस्टिक्स? तो स्टैटिस्टिक्स के बारे में अब हम आपको बता रहे बेटे। तो बाउले ने कहा है कि स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। तो बाउले ने साफ साफ कहा है कि स्टैटिस्टिक्स जो होते हैं वो न्यूमेरिकल स्टेटमेंट होती है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है, ठीक है। यूल एंड किंडल ने क्या कहा है देखिए कि स्टैटिस्टिक्स भी मीन क्वांटिटेटिव डाटा इफेक्टेड टू ए मार्केट एक्सटेंड बाय मल्टीपल ऑफ कॉजेस। कि स्टैटिस्टिक्स एक क्वांटिटेटिव ऑफ डाटा होते हैं जो मल्टीपल कॉजेस, कई कारणों से प्रभावित होते हैं, ठीक है। कई कारण होते हैं जिसके कारण स्टैटिस्टिक्स प्रभावित होती है। तो देखिए, इवन टू अ लेमैन, लेमैन का शब्द बेटे बार बार आएगा। लेमैन का मतलब होता है कॉमन पर्सन, एक सामान्य मनुष्य। एक सामान्य मनुष्य को हम लेमैन कहते हैं। तो इवन अ लेमैन, दिस शुड नॉट बी डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो उसके लिए भी एक डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होता। इफ आप को डिफाइन स्टैटिस्टिक्स, अगर हम साधारण आदमी से पूछे स्टैटिस्टिक्स क्या होता है तो वो बता देगा भाई कि एक क्वांटिटेटिव फैक्ट, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन जो होती है, जो कंक्लूजन ड्रॉन कर सकती है, उसे हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स इज अ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन दैट कैन ड्रॉन द कंक्लूजन, दैट कैन ड्रॉन द रिजल्ट बेटे। रिजल्ट निकल कर बड़ा आना जरूरी बेटे, ठीक है। मैं मान लीजिए 4-5 डाटा लिख दूं, 10, 20, 50, 60, 80। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू तो है, मैथमेटिकल वैल्यू तो है, लेकिन ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है, क्योंकि इन्हें देखकर कुछ पता ही नहीं लग रहा भाई क्या है ये किसी की एज है भाई, कि वो 10 साल का, 20 साल का, 50 साल का, 60 साल या 80 साल का है, या ये मार्क्स है कि भाई किसी के 10 नंबर आए, 20 आए। तो इन्हें देखकर कुछ पता नहीं लगता, तो इसे स्टैटिस्टिक्स नहीं कहते। स्टैटिस्टिक्स ऐसी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन होती है, ऐसी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन होती है जिससे कंक्लूजन या रिजल्ट निकाला जा सके, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स मीन क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन और क्वांटिफिकेशन ऑफ द फैक्ट एंड फाइंडिंग। तो क्वांटिफिकेटिव फैक्ट और फाइंडिंग को हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं बेटे। अब स्टैटिस्टिक्स के दो सेंस होते हैं, सिंगुलर सेंस और प्लूरल सेंस। आपको स्टैटिस्टिक्स पता लग गया, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन या न्यूमेरिकल फैक्ट जिनसे कंक्लूजन निकाला जा सके, वो स्टैटिस्टिक्स कहलाते हैं बेटे, ठीक है। अब ये दो तरह के होते हैं, एक होता है प्लूरल सेंस, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स होती है प्लूरल सेंस के अंदर, और एक होती है सिंगुलर सेंस बेटे। स्टैटिस्टिक्स होती है सिंगुलर सेंस के अंदर। अब प्लूरल का मतलब तो आपको पता ही है, बहुवचन होता है, ठीक है, यानी बहुत सारे। तो अब क्योंकि स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करने के बहुत सारे स्टेप होते हैं बेटे, ये पूरे स्टेप में कलेक्ट की जाती है, ठीक है, तो इसीलिए इसको हम प्लूरल सेंस कहते हैं, ठीक है। इसीलिए ये क्या होती है, एक देखिए, स्टैटिस्टिक्स इन द प्लूरल सेंस, प्लूरल सेंस में हम जब स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं तो स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर्स और न्यूमेरिकल डाटा। तो एक अकेला नंबर, ये केवल 10 जो मैंने लिख दिया, ये स्टैटिस्टिक्स का निर्माण नहीं करता। स्टैटिस्टिक्स के लिए बहुत सारे नंबर हमें चाहिए, यानी प्लूरल संख्या हमें चाहिए, बहुत सारे नंबर्स हमें चाहिए। कोई एक या दो वैल्यू स्टैटिस्टिक्स का निर्माण नहीं कर पाती। तो स्टैटिस्टिक्स एक प्लूरल सेंस में क्या होता है, रेफर्स टू इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर। तो स्टैटिस्टिक्स किसमें होनी चाहिए, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, नॉट नंबर, नंबर्स। पीछे एस लगा हुआ है, देखिए एस, नंबर्स में होनी चाहिए, बहुत सारी होनी चाहिए। सच एज पॉपुलेशन, जैसे कि पॉपुलेशन होते बेटे, देखिए पॉपुलेशन इंडिया की कितनी है, लगभग 140 करोड़ के आसपास है फिलहाल, ठीक है, 140 करोड़ के आसपास है भारत की पॉपुलेशन। एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स, भाई एम्प्लॉयमेंट कितने प्रतिशत लोग रोजगार है, कितने प्रतिशत लोग बेरोजगार है बेटे,
ये भी हमेशा प्लूरल सेंस में निकाला जाता है। ठीक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर, भाई गवर्नमेंट कितना खर्चा करती है पब्लिक के ऊपर, पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये भी प्लूरल सेंस में होता है। तो स्टैटिस्टिक्स में क्योंकि केवल एक नंबर का मैथ नहीं होता, बहुत सारे नंबर एक साथ लिखे जाते हैं, इसलिए स्टैटिस्टिक्स को प्लूरल सेंस में कहा जाता है। फॉर एग्जांपल बेटे, राम गेट्स ₹100 पर मंथ एज पॉकेट अलाउंस इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। भाई राम 100 रुपए लेता है पॉकेट अलाउंस के, ये कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है, क्योंकि एक सिंगल वैल्यू है, केवल राम के बारे में बात हो रही है। जबकि स्टैटिस्टिक्स में सिंगल वैल्यू नहीं देखी जाती, प्लूरल वैल्यूज देखी जाती है। आगे देखिए, तो ये स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाएगी। वेयर एज एवरेज पॉकेट अलाउंस, अब आ चुका है एवरेज पॉकेट अलाउंस ऑफ स्टूडेंट्स इज 100 पर मंथ। हाँ, तो एवरेज पॉकेट अलाउंस की बात हुई है, अब ये स्टैटिस्टिक्स बनेगी। एवरेज यानी कि मीन, जो हमने कल ही फिनिश किया थे। ये अगर बात कही जाती है कि एवरेज पॉकेट अलाउंस जो है स्टूडेंट्स की बेटे वो 100 पर मंथ है, तो ये एक स्टैटिस्टिक्स है, क्योंकि एवरेज की बात हो रही है और एवरेज कई सारे डाटा से मिलकर निकाली जाती है। केवल राम की बात होगी तो वो स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाएगी। तो प्लूरल सेंस में आपको पता लग गया कि जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं वो बहुत सारे नंबर्स के साथ डील करती है, एक अकेले नंबर के साथ डील नहीं करती, इसीलिए स्टैटिस्टिक्स को हम प्लूरल सेंस में कहते हैं, इसीलिए इसे प्लूरल कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, डाटा विच आर नॉट स्टैटिस्टिक्स, जो डाटा स्टैटिस्टिक्स नहीं है। ए काउ हैज 4 लाख, नो, ये कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है, इससे कोई कंक्लूजन नहीं निकल कर आ सकता, तो ये कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है। आगे देखिए, एवरेज हाइट ऑफ द 26 प्लस मेल पीपल इन इंडिया, तो एवरेज हाइट की बात हो गई, एवरेज की बात हो गई मोर इंपोर्टेंटली, तो ये डेफिनेटली स्टैटिस्टिक्स बनेगा कि भाई जो एवरेज हाइट है भारत के अंदर, जिन लोगों की उम्र 26 साल से ज्यादा है बेटे, वो 5, ठीक है, 6 फीट है इंडिया के अंदर और 5 फीट है नेपाल के अंदर। तो भारत और नेपाल का कंपैरिजन क्या है एवरेज हाइट के ऊपर, तो इंडिया में 6 फीट है एवरेज हाइट, नेपाल में 5 फीट है बेटे, तो ये स्टैटिस्टिक्स बनती है। आगे देखिए, राम हैज 200 रुपीज इन हिज पॉकेट, नो दिस इज नॉट स्टैटिस्टिक्स, केवल राम के बारे में बात हो रही है, एक साथ कई नंबर्स के बारे में बात नहीं हुई, तो राम की बात हो रही है तो फिर वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है। दूसरी तरफ देखिए, बर्थ रेट इन इंडिया इज 18 पर 1000, हाँ भारत में जो बर्थ रेट है वो 18 पर 1000 है एज कंपेयर टू 8 पर 1000 इन यूएसए। तो यूएस में बर्थ रेट है 8 पर 1000 और भारत में बर्थ रेट है 18 पर 1000, तो ये एवरेज की बात कर रहा है, तो डेफिनेटली ये स्टैटिस्टिक्स है। फिर देखिए, अ यंग लेडी वाज रन ओवर बाय ए स्पीडिंग ट्रक एट 100 किलोमीटर पर आवर, तो एक यंग लेडी, एक अकेले व्यक्ति की बात हो रही है, तो ये स्टैटिस्टिक्स नहीं बनाएगी। जबकि ये स्टैटिस्टिक्स है कि ओवर 10 इयर्स इंडिया हैज वन 60 टेस्ट मैच इन क्रिकेट एंड लॉस्ट 50, तो ये एक स्टैटिस्टिक्स का निर्माण करते हैं। फीचर देख लेते हैं स्टैटिस्टिक्स के, देखिए कौन कौन से फीचर आपके आ रहे हैं। ठीक है, विशेषताएं देखिए स्टैटिस्टिक्स की, तो आसान सी विशेषताएं रहते हैं फीचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहला है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट, तो सिंपल सी बात है भाई, स्टैटिस्टिक्स के अंदर सभी चीजों को एग्रीगेट किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। एग्रीगेट का मतलब होता है इकट्ठा या जोड़ना एक साथ, तो सभी फैक्ट को या सभी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को एक साथ जोड़ लिया जाता है और फिर कंक्लूजन निकाले जाते हैं। एक सिंगल वैल्यू का कभी भी कंक्लूजन नहीं निकलता स्टैटिस्टिक्स में, सभी वैल्यू को एक साथ जोड़ लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है। तो अ सिंगल नंबर डज नॉट कंस्टिट्यूट द स्टैटिस्टिक्स, एक सिंगल नंबर, एक अकेली संख्या कभी भी स्टैटिस्टिक्स का निर्माण नहीं करती बेटे। नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ सिंगल वैल्यू, सिंगल वैल्यू से कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाता है। इट इज ओनली द एग्रीगेट नंबर दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स, केवल एग्रीगेट नंबर्स को ही, जब हम नंबर्स को इकट्ठा कर लेते हैं तो ही उन्हें स्टैटिस्टिक्स कहा जाएगा बेटे। ठीक है, उन्हें क्योंकि फिर कंपेयर किया जा सकता है, उनसे कंक्लूजन ड्रॉन किया जा सकता है। For example, if it is stated that there are 100 students in our college, it is not statistics. अगर हम कहें कि हमारे कॉलेज में 1000 स्टूडेंट्स हैं, तो इसे हम स्टैटिस्टिक्स नहीं कहेंगे, इससे कोई आपका कंक्लूजन या रिजल्ट नहीं निकल कर आ रहा। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि भाई हमारे पास 1000 स्टूडेंट्स में से 300 तो हैं आर्ट्स के, ठीक है, 300 आर्ट्स के स्टूडेंट्स बेटे, 400 साइंस के हैं, ठीक है, और 300 अगेन कॉमर्स के हैं, तो अब ये स्टैटिस्टिक्स बनता है, इससे कोई ना कोई कंक्लूजन निकल कर आता है बेटे। तो स्टैटिस्टिक्स में हमेशा चीजों को एग्रीगेट किया जाता है, ठीक है, न्यूमेरिकल फैक्ट को बेटे कन्वे कराया जाता है, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है। तो पहला फीचर क्या है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट, भाई स्टैटिस्टिक्स में फैक्ट को, न्यूमेरिकल वैल्यू को जोड़ दिया जाता है। सेकंड है न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, डेफिनेटली
न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, तो स्टैटिस्टिक्स में जो वैल्यू होते हैं उन्हें न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया जाता है बेटे। न्यूमेरिकल फॉर्म होती है उनकी, मैथमेटिकल फॉर्म उनकी होती है, क्वालिटेटिव नहीं होती, गुणात्मक नहीं होती, क्वांटिटेटिव हमेशा होती है। तो स्टैटिस्टिक्स आर एक्सप्रेस्ड ऑलवेज इन नंबर्स, नंबर्स में क्या जाता है बेटे, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट जैसे कि रिच एंड पुअर, ठीक है, व्हाइट एंड ब्लैक, बिग एंड स्मॉल, इनकी कोई जगह नहीं होती स्टैटिस्टिक्स में, इन्हें स्टैटिस्टिक्स नहीं कहा जा सकता। For example, to say Irfan Pathan is tall and Sachin is short, it has no statistical sense. कि भाई इरफान लॉन्ग है, टॉल है और सचिन शॉर्ट है, ये स्टैटिस्टिक्स नहीं बनाती क्योंकि यहाँ कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू का यूज नहीं किया गया है। However, if it is stated that Irfan Pathan is 6 feet tall, इरफान पठान 6 फीट टॉल है जबकि सचिन जो है वो 5 फीट टॉल है बेटे, अब ये स्टैटिस्टिक्स बनी क्योंकि अब यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू या मैथमेटिकल वैल्यू का जिक्र किया गया है बेटे। तो स्टैटिस्टिक्स हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू में एक्सप्रेस की जाती है। थर्ड है बेटे, इफेक्टेड बाय मल्टीपल ऑफ कॉजेस, जो स्टैटिस्टिक्स है वो काफी सारे कोज के कारण इफेक्ट होती है। कई सारे कोज या कारण, कोज का मतलब होता है कारण या रीजन बेटे, तो कई सारे कारण होते हैं जिसका स्टैटिस्टिक्स पर प्रभाव पड़ता है, सो इफेक्टेड बाय मल्टीपल ऑफ कोजेस, तो मल्टीपल कोज के कारण, ठीक है, ये प्रभावित होते हैं, इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। So statistics are not affected by any one single factor. तो statistics किसी एक सिंगल फैक्टर से प्रभावित नहीं होती, जबकि मल्टीपल यानी बहुत सारे फैक्टर से प्रभावित होती है बेटे, ठीक है। So they have been affected by a lot of factors. For example, देखिए अब 30% rise in prices, अब प्राइसेस में बढ़ोतरी हुई है। अब बेटे करंट सिचुएशन देखिए, इंडिया की करंट सिचुएशन में प्राइस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब आप क्या कहोगे, प्राइस बढ़ने का कारण केवल कोरोना है? नहीं बेटे, ये गलत हो जाएगा, केवल कोरोना नहीं है प्राइस बढ़ने का कारण, बहुत सारे हैं बेटे, ठीक है। जैसे हम सरसों के तेल की बात करें बेटे, तो आज से 3 या 4 महीने पहले 90 रुपए पर लीटर था और अब लगभग 200 पर लीटर बिक रहा है, तो इसके बहुत सारे कारण हैं, केवल कोरोना कारण इसका नहीं है। तो स्टैटिस्टिक्स में बेटे किसी एक चीज के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। रिडक्शन इन सप्लाई हो सकते हैं, भाई सप्लाई गिर गई, भाई आगे से आ ही नहीं रही, फसल ही नहीं बन रही, बारिश के कारण फसल बर्बाद हो गई, जिसके कारण भाई प्राइस बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि सप्लाई ही नहीं मिल पा रही है, ठीक है। इंक्रीज इन डिमांड, भाई लोगों की डिमांड बढ़ गई हो, क्योंकि देखिए इनकम रिड्यूस हुई है, लोगों की इनकम रिड्यूस हुई है, जिसके कारण उन्होंने घी को कंज्यूम करना कम कर दिया और ऑयल को कंज्यूम करना ज्यादा कर दिया, ये भी रीजन हो सकता है बेटे, ठीक है। शॉर्टेज ऑफ पावर, राइज इन वेजेस, तो बहुत सारे इसके कारण हो सकते हैं। तो जो स्टैटिस्टिकल फैक्ट होते हैं वो किसी सिंगल फैक्टर से प्रभावित ना होकर बहुत सारे फैक्टर से प्रभावित होते हैं बेटे, ठीक है। रीजनेबल एक्यूरेसी, फोर्थ पॉइंट है रीजनेबल एक्यूरेसी। तो भाई जो स्टैटिस्टिकल फैक्ट होते हैं वो मोस्टली एक्यूरेट होते हैं, एक्यूरेसी वहां देखने को मिलती है, सटीकता, एक्यूरेसी समझते हो ना, एकदम सही सटीकता। So reasonable degree of accuracy must be kept in view while collecting the statistical data. तो statistical data collect करते समय हमें accuracy का पूरा ध्यान रखना है, ठीक है, accuracy का पूरा ख्याल रखना है। This accuracy depend on the purpose of investigation. ये accuracy depend करती है purpose of investigation पर बेटे, ठीक है, और साथ ही साथ नेचर पर, साइज पर और अवेलेबल रिसोर्स पर। तो भाई आपको जब स्टैटिस्टिकल डाटा कलेक्ट करने हैं तो आपको एक्यूरेसी का पूरा ध्यान रखना है। फिफ्थ बेटे, फिफ्थ फीचर है इसका, ठीक है, फिफ्थ फीचर देखिए क्या रहा है, प्लेस इन रिलेशन टू ईच अदर। जो स्टैटिस्टिकल फैक्ट होते हैं उन्हें एक दूसरे के रिलेशन में दिखाया जाता है, एक दूसरे के रिलेशन में एक्सप्रेस किया जाता है, ताकि कंपेयर किया जा सके, ठीक है। तो दे आर प्लेस in relation to each other। तो कह रहे बेटे कि such numerical alone will be called statistics as are mutually related to and comparable। तो हम उन्हीं चीजों को स्टैटिस्टिक्स कहेंगे जो एक तो म्यूचुअली रिलेटेड है, यानी उनमें कोई ना कोई रिलेशन है बेटे, रिलेशन तैयार किया जा सके, और साथ ही साथ बेटे वो कंपेरेबल है, यानी उन्हें कंपेयर, तुलना की जा सके, या तो उनकी तुलना पिछले साल से की जा सके या फिर उसकी तुलना किसी दूसरी फॉर्म से की जा सके, उन्हें हम स्टैटिस्टिकल फैक्ट मानते हैं। Unless they have been quality of comparison they cannot be called, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स। क्वालिटीज को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, गुणों को, कि भाई कौन काला है, कौन गोरा है, कौन रिच है, कौन पुअर है, कौन अर्बन एरिया में रहता है, कौन रूरल एरिया में रहता है, उससे स्टैटिस्टिक्स नहीं बनेगा बेटे।
तो स्टैटिस्टिक्स एक तो म्यूचुअली रिलेटेड होना चाहिए और कंपेरेबल होना चाहिए, वो भी न्यूमेरिकल टर्म्स में, ठीक है, न्यूमेरिकल टर्म्स में। सिक्स फीचर बेटे, प्री डिटरमाइन पर्पस। प्री डिटरमाइन पर्पस, पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य, ठीक है, उद्देश्य। और प्री डिटरमाइन का मतलब होता है पहले से निर्धारित। तो जब भी हम स्टैटिस्टिकल डाटा कलेक्ट करते हैं, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो उसका जो पर्पस है या उद्देश्य है पहले से निर्धारित होता है। भाई मान लीजिए हम प्राइस कलेक्ट कर रहे हैं इंडिया के अंदर, तो उन प्राइस को कलेक्ट करने का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, ये पहले से निर्धारित होता है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कोई डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो उनका उद्देश्य पहले से निर्धारित होता है, ठीक है। तो इसलिए तो स्टैटिस्टिक्स जो कलेक्ट की जाते हैं उसका एक बड़े प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, एंड इट विल बी ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड नॉट स्टैटिस्टिक्स। केवल न्यूमेरिकल वैल्यू को हम स्टैटिस्टिक्स नहीं कहेंगे बेटे, उस न्यूमेरिकल वैल्यू का पर्पस भी होना चाहिए, उद्देश्य भी होना चाहिए, और वो उद्देश्य पहले से ही डिसाइड होना चाहिए। इफ डाटा पर्टेनिंग टू द फार्मर ऑफ विलेज इज कलेक्टेड, देखिए एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर हमें एक विलेज के बेटे फार्मर के डाटा कलेक्ट करने हैं, देयर मस्ट बी सम प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, तो उसके लिए एक प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। वेदर द स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ नोइंग देयर इकोनॉमिक पोजीशन, तो बेटे ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं कि भाई हमें फार्मर की इकोनॉमिक पोजीशन का पता करना है, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, या फिर उनके पास कितनी जमीनें हैं ये पता करने। भाई सिंपल सी बात है, जिन फार्मर के पास ज्यादा जमीनें होंगी उनकी इनकम ज्यादा हाई देखने को मिलेगी बेटे, ठीक है। और एनी अदर पर्पस या कोई और पर्पस भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है स्टैटिस्टिकल डाटा कलेक्ट करने का एक पर्पस होना चाहिए, वो भी प्री डिटरमाइंड पर्पस होना चाहिए, नहीं कि डाटा पहले कलेक्ट कर लेंगे पर्पस बाद में देखते रहेंगे, ऐसा नहीं होता बेटे। सातवां फीचर देखिए, एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड। एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड, या तो डाटा का एस्टिमेशन लगाया जाता है या फिर डाटा को एन्यूमरेटेड तरीके से कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। एन्यूमरेटर एक पर्सन होता है जो डाटा कलेक्ट करता है जाके बेटे, ठीक है। एन्यूमरेटर मेथड हमने बताया था आपको डाटा कलेक्ट करने का। डाटा दो तरह के होते हैं, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने का एक एन्यूमरेटेड मेथड भी था, जिन बच्चों ने क्लास ली होगी या देखी होगी उन्हें पता है। तो क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स डाटा में बी कलेक्टेड बाय एन्यूमरेशन और मे बी बाय एस्टिमेटेड। तो डाटा का हम एस्टिमेशन यानी अंदाजा भी लगा सकते हैं, या फिर हम इन्हें एन्यूमरेटर को अपॉइंट करके कलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। इन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वास्ट, अगर इन्वेस्टिगेशन की जो फील्ड है बहुत वास्ट है, यानी हमें एक बड़ी पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, द प्रोसीजर में बी एस्टिमेटेड, तो उस प्रोसीजर को हम एस्टिमेट कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं उसका। फॉर एग्जांपल 1 लाख पीपल अटेंडेड द रैली एड्रेस बाय प्राइम मिनिस्टर इन दिल्ली एंड 2 लाख इन मुंबई। अब हमने ये एस्टिमेशन लगाया कि भाई प्राइम मिनिस्टर ने रैली की, दिल्ली में जो रैली की उसमें 1 लाख लोगों ने अटेंड किया, और मुंबई में जो रैली की उसमें 2 लाख ने बैठे। अब एग्जैक्ट नंबर तो हमें पता लग ही नहीं पाएगा कि रैली में कितने लोग थे, लेकिन हमने एस्टिमेशन लगाया बेटे, स्टैटिस्टिकल फैक्ट देने के लिए, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हमने इसका एस्टिमेशन लगाया कि भाई दिल्ली में रैली हुई होगी उसमें 1 लाख लोग आए और मुंबई में 2 लाख आए, ठीक है। तो इस तरह से एस्टिमेशन भी लगा लेते हैं कई बार हम डाटा का। These statistics are based on estimation, तो ये जो statistics हमने निकाली है एस्टिमेशन पे बेस्ड थी। As against इसके विपरीत, if the field of inquiry is limited, अगर field of inquiry limited है तो हम enumeration method का यूज कर सकते हैं, एक enumerator को अपॉइंट कर सकते हैं और उससे कह सकते हैं कि भाई आप डाटा कलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल, ठीक है, enumeration of 20 students are present in the class और 10 worker are working in a factory, कि भाई क्लास में कितने बच्चे प्रेजेंट है, एन्यूमरेशन मेथड से हो जाएगा, या फैक्ट्री में कितने लोग काम कर रहे हैं ये भी जाएगा। और लास्ट में कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर, डेफिनेटली जो स्टैटिस्टिक्स है उसे हमेशा एक सिस्टमैटिक मैनर में स्टेप वाइज कलेक्ट किया जाता है, तो कलेक्टेड इन सिस्टमैटिक मैनर। तो जो स्टैटिस्टिक्स में डाटा कलेक्ट किए जाते हैं उन्हें हमेशा बेटे सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट किए जाते हैं। सो स्टैटिस्टिक्स शुड बी कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। तो बेटे डाटा कलेक्ट करने के स्टेप्स होते हैं, उन्हें इन्हीं स्टेप्स में कलेक्ट किया जाता है। बिफोर कलेक्टिंग देम अ प्लान मस्ट बी प्रिपेयर्ड, डाटा को कलेक्ट करने से पहले एक प्लान तैयार करना चाहिए बेटे। नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स इफ दे आर कलेक्टेड इन हैफार्ड मैनर। बेटे अगर हमने डाटा को हैफार्ड मैनर में कलेक्ट किए हैं, यूं ही, ठीक है, बिना सिस्टमैटिक ढंग से, बिना स्टेप फॉलो किए यूं ही कलेक्ट कर लिए, तो फिर उसे कंक्लूजन निकल नहीं पाएगा। हमें डाटा को हमेशा स्टेप्स में, जो स्टेप हमें डिफाइन किए गए हैं उनमें ही कलेक्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल,
Data regarding the marks secured by students of a college without any reference of the class, subject, examination will lead no conclusion. जैसे मान लीजिए हमने मार्क्स बेटे बताए, आपने स्कूल में हमने 5-4 स्टूडेंट्स के मार्क्स बताए बेटे, ना बताया कि वो साइंस में, आर्ट्स में या कॉमर्स में, 10th क्लास में, 11th में, 12th में, किस क्लास में, कुछ बताए बिना ही हमने मार्क्स लिख दिए बेटे, तो उससे कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाएगा। हमें हमेशा सिस्टमैटिक मैनर में डाटा कलेक्ट करनी है, तो मार्क्स लेने से पहले हमें बताना है कि भाई किस स्टूडेंट्स के मार्क्स है, किस क्लास में वो बिलोंग करता है बेटे, ठीक है, कितने मार्क्स उसके आए हैं आउट ऑफ, तो ये सब चीजें हमें डिफाइन करनी पड़ती है, तो उसे ही हम एक सिस्टमैटिक मैनर कहते हैं। तो ये थे बेटे स्टैटिस्टिक्स के फीचर, ठीक है, कल ये लेसन हम पूरा कर देंगे। रिमेंबर ये बेटे आपका क्या चल रहा है, रिवीजन, तो रिवीजन में तो बेटे जल्दी जल्दी पढ़ाया जाता है, तो जल्दी जल्दी हम पढ़ाएंगे, और 15 तारीख तक हम ये जो 8 या 9 लेसन हमने कराए हैं इनका सारा रिवीजन हम कंप्लीट कर देंगे बेटे, ठीक है। तो ये क्लास फिलहाल आपकी समाप्त होती है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है बेटे, है किसी को प्रॉब्लम? यशिका, काजल, मनीषा, हिमांशु, तनु, पलक, साहिल, विपिन, आशीष, जहांगीर, वंशिका, बताओ बेटे किसी को कोई प्रॉब्लम है तो, एनी प्रॉब्लम? नो, ओके बेटे 10:15 पे अकाउंट्स की क्लास है। आशीष आप अकाउंट्स की क्लास ही नहीं ले रहे हो, आशीष जहांगीर क्या प्रॉब्लम? नेट खत्म? अरे 10:15 पे क्लास होती है, कैसे नेट खत्म हो सकता है इतनी जल्दी? तो 3 महीने का, चलो कोई बात नहीं, ठीक। बेटे क्लास ले लीजिएगा, 10:15 पे आपकी क्लास है, ठीक है। इकोनॉमिक्स की क्लास फिलहाल हम ओवर करते हैं, ठीक है। और मुझे बेटे एक बच्चा याद दिला देना, 12 बजे के बाद मुझे पीडीएफ भेजनी है स्पेशल केसेस की, ठीक है, 12 बजे के बाद याद दिलाना, क्योंकि मेरी फिलहाल 4 क्लास होंगी बैक टू बैक, मुझे आपके में भी लेनी होती है अकाउंट्स की और वहां भी लेनी होती है, जब तक सर ठीक नहीं होंगे तब तक मुझे ही लेनी है, जैसे ही सर ठीक हो जाएंगे तो अपनी क्लास कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो मुझे 12 बजे के बाद एक बार याद दिला देना, मैं पीडीएफ भेज दूंगा बेटे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, स्टे होम, स्टे सेफ, द क्लास इज ओवर, थैंक यू।